नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण, जी हाँ, यह पाठ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, द्विघात समीकरण। तो इस पाठ को पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को जाननी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण जानते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? हालांकि ये चीज़ परीक्षा में नहीं आता है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, लेकिन हमें द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। द्विघात समीकरण, सबसे पहले हम परिभाषा बताएंगे। द्विघात समीकरण कहते किसे हैं तो बता दे रहे हैं कि वह समीकरण जिसके चर पद की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो देखिए, जैसे आपको उदाहरण बता दिया जाए द्विघात समीकरण का, जैसे आपको बता दिया जाए उदाहरण, ये है x² प्लस 5x प्लस c 6 बराबर 0। यहाँ पर ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण लिखा गया है। अगर हम इसको देखें तो इसका जो चर पद है, सबसे पहले हम चर पद देखेंगे। चर पद कौन सा है तो हम जानते हैं चर पद जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं वही चर पद कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं x दिया गया है, तो x की जो अधिकतम घात देखेंगे वही देखना है हमें। तो x की अधिकतम घात यहाँ पर 2 दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। मान लीजिए एक समीकरण हम दे दिया गया y, ऐसे दे दिया गया y² प्लस 10 बराबर 0। अब ये देखना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो मैं बता दूं कि चर पद इसमें y है और y की बड़ी घात, सबसे बड़ी घात जो दिया गया है, यह भी आपका द्विघात समीकरण, द्विघात दिया गया है, इसका मतलब यह भी क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे दे दिया गया, a³ दे दिया गया, a² दे दिया गया और 10 बराबर 0, इस तरीके से इसको अगर देखना रहे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो मैं बता दूं इसके जो चर पद यानी कि a की सबसे बड़ी घात जो है यह 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि द्विघात समीकरण तभी होगा जब उसके चर पद की अधिकतम घात 2 होगी। अब देखिए, एक टॉपिक और देख लेते हैं। दिया है द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। तो हम जानेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, इसको आप याद रखिएगा। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण जो होता है वह होता है, यहां पर लिख रहे हैं, a होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब चलते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं। तो हम यहां प्रश्न लेते हैं एक। सबसे पहले देखिए, दिया है जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं। तो आपको ये जांच करना है कि ये जो समीकरण दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x - 3, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आपको मैंने एक सूत्र, एक इसका परिभाषा बताया है कि द्विघात समीकरण होने के लिए x की जो घात होती है, सबसे बड़ी घात, वह 2 होनी चाहिए। लेकिन जब तक प्रश्न में या फिर समीकरण में जब तक कोष्ठक दिया रहे और भिन्न का रूप दिया रहे, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर कभी कोष्ठक का प्रश्न दिया गया हो या भिन्न का प्रश्न दिया गया हो, भिन्नात्मक दिया गया हो, तो उस समीकरण को पहले हम हल करते हैं। हल करने के बाद हम जो व्यापक समीकरण है उस रूप में लाते हैं, उसके बाद ही हम यह निर्णय कर सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आइए हम इसके हल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कोष्ठक दे रखा है, तो मैंने बताया कोष्ठक दिया रहे तो उसको हल करना पड़ता है, या भिन्न के रूप में दिया रहे तब उसको हल करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोष्ठक के रूप में दिया गया है, तो पहले हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सूत्र लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर। सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, 2a का मतलब x और b का मतलब 1। तो इस तरीके से इसका मान ये चीज़ आ गया, इक्वल टू दाहिने बगल देखिए ये हो जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा, कोष्ठक है ये भी, इसको भी हम तोड़ेंगे, 2x - 2 3 6। कहने का मतलब ये हुआ, जब कोष्ठक रहेगा तो सबसे पहले हम उसको हल करेंगे, या भिन्न के रूप में रहेगा तब भी उसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हल करने के बाद थोड़ा सा और देखते हैं। ये हो गया x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x - 6। अब देखिए इसको हम पक्षांतर लाएंगे, बाएं पक्ष में ला देते हैं। x² हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 2x हो गया, इधर आएगा पक्षांतर होने पर माइनस हो जाएगा, -2x हो जाएगा और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे, ये देखिए आपका
कट जा रहा है, 6 और 1 7 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें जो चर अक्षर है, चर पद है, यक्स है, और एक्स की जो सबसे बड़ी घात है वह 2 है। इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है, चूंकि यक्स की अधिकतम घात, यक्स की सबसे अधिकतम घात जो है, अधिकतम घात बराबर 2 है। इसका मतलब यह जो दिया गया समीकरण, इसलिए लिखेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जांच करने वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको आपको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब तक कोष्ठक रहे तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, या फिर जब तक भिन्नात्मक रहे तब तक भी नहीं कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसलिए जब अगर कोष्ठक दिया हो तो पहले हम उसको हल करते हैं। तो आइए, यहाँ पर देख रहे हैं कोष्ठक दिया है, इसलिए हम इसको पहले हल करेंगे। तो आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। इधर देखिए, ऐसे सिर्फ उतार दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर आपका सूत्र लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जी हाँ, ये फार्मूला होता है, इसको हम यूज कर देंगे। उसके बाद इसको हम आगे हल करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3x, ये प्लस 1 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x। अब क्या करेंगे, सबको बाएं पक्ष में ले आएंगे, LHS में लाएंगे, सबको इधर इस पक्ष में लाएंगे। अब जब इधर लाते हैं, पक्ष बदलते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, आप जानते होंगे। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं, इधर उतार देंगे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस 4, और ये हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 0 बचेगा। जब दाहिने पक्ष से सभी के सभी पद बाएं पक्ष में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दाहिना पक्ष 0 बचता है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने कैंसिल होने का तरीका बताया है कि अगर सेम वही चीज़ें रहती हैं, एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो वह कट जाता है। ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएगा। और देखिए 3x यहाँ पर है, 4x यहाँ पर है, तो हम इसको जोड़ लेंगे, 4 और 3 हो जाएगा आपका 7x। और यहाँ पर देखेंगे कि घट रहा है, तो ऐसी स्थिति में -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखें तो x की जो अधिकतम घात है, इस पर कोई घात नहीं है, तो इसका मतलब 1 छिपा होता है। तो इसलिए x की जो अधिकतम घात है वो 1 होगी। अतः जब 1 होगी तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि x की अधिकतम घात बराबर 1, इसका मतलब ये हुआ कि द्विघात समीकरण नहीं है। इसलिए लिखेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे। दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मैं पहले बता दूं कि ऐसे प्रश्न जो वाक्य बनाकर दिए होते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम इबारती प्रश्न कहते हैं। जी हाँ, इस प्रश्न को हम इबारती प्रश्न कहेंगे। इबारती प्रश्नों को हल करने का तरीका ये होता है कि जो ज्ञात करना होता है उसे हम यक्स या फिर कोई भी अचर पद मान करके हम उसे लगाते हैं। तो आइए चलते हैं इसके हल की तरफ। लेकिन हल करने से पहले आपको एक नोट यहाँ पर समझा दिया जाए। जब प्रश्न में कभी भी क्रमागत कहता है तो हम 1 जोड़ते हैं, बस ऐसे याद रखना है। जब प्रश्न में क्रमागत कहे तो 1 जोड़ते हैं, और प्रश्न में कभी सम या विषम क्रमागत कहे तो 2 जोड़ते हैं। तो आइए चलते हैं अब इसके हल की तरफ। यहाँ पर दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो जो चीज़ ज्ञात करना है उसे हम x मान कर लगाते हैं। तो 2 पूर्णांक है, तो मानिए पहला पूर्णांक x, तो लिखिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहला धन पूर्णांक हम मानेंगे, धन पूर्णांक बराबर x मानेंगे, पहला धन पूर्णांक बराबर x। तब दूसरा हम निकालेंगे, तब दूसरा क्या आएगा, दूसरा
क्रमागत धन पूर्णांक हम लेंगे, क्योंकि क्रमागत प्रश्न में कह दिया है, तो हम यहाँ पर दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक धन पूर्णांक हम लेंगे। तो दूसरा जो पूर्णांक आएगा, याद रखिएगा यहाँ पर प्रश्न में क्रमागत कह दिया है, इसलिए दूसरा निकालने के लिए यहाँ पर देखिए नोट में यहाँ पर 1 जोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक जो होगा x+1 होगा। अब हम चलते हैं, देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो प्रश्न में आप देख रहे हैं, प्रश्न में दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है। तो इसका मतलब इसका और इसका दोनों का गुणनफल 306 दिया है, तो हम इसका गुणनफल 306 लेंगे इस तरीके से, x गुणे यहाँ पर 2 पद हैं इसलिए हम इसको ब्रैकेट में करके रखेंगे, तो x+1 हो जाएगा इक्वल टू 306। अब इसको हम हल करके यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का जो मान आएगा वही हमारा उत्तर होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, x से अंदर गुणा करेंगे x² हो जाएगा, i प्लस x के 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा इक्वल टू 306। अब 306 को हम पक्षांतर कर लेंगे तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -306 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आपको उम्मीद करते हैं कि आता होगा, तो इसलिए हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो याद रखिएगा ये आपका 18 -17 में टूटेगा ये बीच वाला भाग, और -306 हम इसे उतार देंगे इक्वल टू ये आपका 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो जाएगा x² प्लस ये x का गुणा दोनों में होता है, तो ऐसी स्थिति में 18x माइनस 17x हो जाएगा -306 इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x+18 -17 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा x+18 इक्वल टू 0। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा x+18 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x-17 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। जी हाँ, x का मान निकालना है, तो यहाँ से और 2 लाइन चलेंगे। तो यदि लिखेंगे ऐसे x+18 इक्वल टू 0, इट इज इम्प्लाइड एट x इक्वल टू -18। तो मैं बता दूं आपको कि कभी भी अगर इबारती प्रश्नों में, जी हाँ यह इबारती प्रश्न है, इबारती प्रश्नों में माइनस में आंसर आए तो उसको अमान्य कर दिया जाता है। तो इसलिए हम -18 को यहाँ पर लिख देंगे अमान्य, मतलब हम इसको उत्तर में नहीं मान सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे अथवा दूसरा मान, देखिए दूसरा जो कोष्टक में है उसके बराबर 0 रखेंगे, तो x-17 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइड एट ये x इक्वल टू आपका हो जाएगा 17। अभी इसका मतलब हुआ x का जो मान आया वह 17 आया, 17। अब देखिए x का जो मान आता है, याद रखिएगा ये बात भी याद रखिएगा, जो x का जो मान आता है अंत में उसको हम जो माने रहते हैं उसी में रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये जो x का मान आया है इसमें रखेंगे, इसमें, तो इसलिए लिखेंगे पहला धन पूर्णांक हो जाएगा, इसलिए पहला धन पूर्णांक जो आएगा धन पूर्णांक बराबर x माने हैं, और x का मान यहाँ पर 17 आया है तो 17 लिख देंगे, एक आंसर ये हो गया। और आपको बता दूं कि 18 जो -18 आया है ये अमान्य है, इसको हम x का मान नहीं लेंगे, तथा दूसरा अब निकालेंगे, तथा दूसरा लिखेंगे दूसरा धन पूर्णांक कितना आएगा, ये यहाँ पर देखिए x+1 है तो यहाँ लिखेंगे x+1, और ये आपका 17 + 1 इक्वल टू 18, यही हमारा आंसर है।